क्योंकि एवरेज जो आर्टिस्ट है वो उतना लेवल पे अवेयर नहीं है। लेकिन एक बार जब आर्टिस्ट हाई लेवल के अवेयरनेस तक पहुंचता है तो उसके आर्ट में जो है ना बहुत सारी डेप्थ निकल के आती है। अब क्रिएटिविटी, एक्चुअल क्रिएटिविटी क्या है? जो चीज दुनिया में पहले से मौजूद नहीं है, आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो जो कंप्लीट यूनिक है, कंप्लीट न्यू है। क्रिएटिव पीपल जो होते हैं वो अपने टाइम के बहुत अहेड होते हैं। आप अगर टेक्निकली मास्टर हो और स्किलफुल हो पूरा, और फिर इस स्टेट में रह के कोई भी आर्ट आप क्रिएट कर रहे हो, चाहे म्यूजिक कर रहे हो, फिल्म क्रिएट कर रहे हो, चाहे फोटोग्राफी क्रिएट कर रहे हो, इस स्टेट में रहकर आप अगर किसी भी आर्ट को क्रिएट कर रहे हो, वो कभी भी मतलब लो लेवल का हो ही नहीं सकता जो आपके ईगो को डिसॉल्व कर दे। आप बस क्रिएट कर रहे हो और उस एक्सपीरियंस में ही आपको जॉयफुल महसूस हो रहा है, उसमें ईगो नहीं आना चाहिए। तो वो ट्रू आर्ट का एक एग्जांपल है। हाई लेवल का आर्ट जो है आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा। रियल आर्ट को कोई अवार्ड डिफाइन नहीं करता है, कोई क्रिटिक्स डिफाइन नहीं करता है, या तुम्हारा कितना फेम है वो डिफाइन नहीं करता है, या तुम्हारा कितना पॉपुलैरिटी है वो डिफाइन नहीं करता है। आर्ट क्या है? क्रिएटिविटी क्या है? आजकल सभी अपने आप को एक आर्टिस्ट बोलते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम में रील्स बनाता हो, चाहे वो कमर्शियल फिल्म्स बनाता हो बॉलीवुड में या हॉलीवुड में, चाहे वो यूट्यूब में वीडियोस बनाता हो, या चाहे वो ऑस्कर विनिंग फिल्म्स बनाता हो, या फिर कोई क्रिंज कंटेंट बनाता हो, या फिर हिस्ट्री के जो लेजेंड्स हैं, शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंची या रविंद्रनाथ टैगोर, सबको आर्टिस्ट कहा जाता है। सब अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं। इन सब में डिफरेंस क्या है? क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटर क्या है? जैसे सब लोग अपने आप को क्रिएटर बोलते हैं, तो एक्चुअल में क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटर क्या है, ट्रू आर्ट क्या है, इसी टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। और ओशो का एक लेक्चर मौजूद है, तो गूगल में जब आप ओशो ऑन आर्ट एंड क्रिएटिविटी सर्च करोगे तो वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा। वीडियो फॉर्म में आई थिंक मौजूद नहीं है यूट्यूब में, उसका आर्टिकल आपको गूगल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ओशो के पर्सपेक्टिव से आर्ट एंड क्रिएटिविटी क्या है, उस बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनके लेक्चर को सिंप्लीफाई करते हुए मैंने अपनी तरफ से 10 पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं, और उसी पॉइंट्स के जरिए सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्चुअल में आर्ट और एक्चुअल में क्रिएटिविटी क्या होती है। क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूं, तो जितने भी मैं एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करूंगा वो ज़्यादातर फिल्म से जुड़ा हुआ रहेगा। थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा म्यूजिक्स और बाकी जो आर्ट फॉर्म है उसका भी देने का, लेकिन आप सारे आर्ट फॉर्म के साथ उस एग्जाम्पल्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है आर्ट क्या है? आर्ट का मतलब जो हम लोग टेक्निक सीखते हैं, जैसे म्यूज़िक बनाना हो तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखते हैं, सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना सीखते हैं, उसका मिक्सिंग मास्टरिंग करना सीखते हैं, या फिर जैसे पेंटिंग बनाना हो तो उसके लिए ब्रश को और कैनवस को कैसे यूज़ करना है वो सीखते हैं, या फिर फिल्म बनाना हो तो कैमरा को कैसे ऑपरेट करना है और एडिटिंग वगैरह कैसे करना है। ये जो टेक्निक्स है, क्या इसको आर्ट कहा जाता है? एक लेवल पे ये आर्ट है, लेकिन सिर्फ टेक्निक्स जो है वो आर्ट नहीं है। इसके अलावा आर्ट क्या है? एक तरीके से कहा जाए तो टेक्निक्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ टेक्निक्स के बेस पे आप आर्ट क्रिएट करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन टेक्निक्स के बिना भी आर्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरीके का पैराडॉक्स है, और इसी पैराडॉक्स को ओशो ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। ट्रू आर्ट क्या होता है और एक ट्रू आर्टिस्ट का जर्नी कैसे होना चाहिए, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। अभी आप लोगों के सामने मैं 10 पॉइंट्स रखने वाला हूं, उसी 10 पॉइंट्स के जरिए हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। नंबर 1 है डिसिप्लिन वर्सेस स्पॉन्टेनिटी इन आर्ट। फर्स्ट लर्न डिसिप्लिन देन फॉरगेट इट। यानी यहाँ पे टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है। किसी भी आर्ट को क्रिएट करने से पहले हमें उसके टेक्निक्स सीखना पड़ेगा। बिना टेक्निक्स या फंडामेंटल्स को सीखे आर्ट में डेप्थ लाना इम्पॉसिबल है। पर अगर आप सिर्फ टेक्निक्स में ही रह गए तो आप एक टेक्नीशियन बन के रह जाएंगे, आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाएंगे। यानी इसका मीनिंग यह है कि रियल आर्ट तब शुरू होता है जब टेक्निक्स जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और एक्सप्रेशन जो है वो नेचुरल बन जाता है। यानी इसको एग्जांपल की तरीके से समझते हैं, जैसे फोटोग्राफी में काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं जिसमें एक फ़ोटो को कैसे बेहतर प्रोफेशनली हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से एक एग्जांपल है रूल ऑफ थर्ड हो गया, लीडिंग लाइन हो गया, फिर लाइटिंग, इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं डेप्थ क्रिएट करने के लिए, और फ्रेमिंग एंड कंपोजिशन का बहुत सारा टेक्निक्स है।
प्रॉपर फोटोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने के लिए हमें ये सब टेक्निक्स सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक फोटोग्राफ को सिर्फ इसी टेक्निक्स के बेस पे क्लिक करोगे तो वहां पे रियल आर्ट जो है, रियल क्रिएटिविटी जो है वो जनरेट हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसको आप ऐसे समझे, आप सिर्फ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किसी भी चीज का फोटो क्लिक तो कर सकते हो, लेकिन किस चीज का फोटो क्लिक कर रहे हो और क्यों कर रहे हो उसको समझने के लिए टेक्निक से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। एक फोटोग्राफर कैप्चर क्या करना चाह रहे हैं, अगर वो सिर्फ मैकेनिकल होगा और कंपोजिशन ऐसा ही होना चाहिए, लाइटिंग ऐसा ही होना चाहिए, तो किसी भी चीज का आप फोटो क्लिक कर सकता है। लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स जो है आप नोटिस किए होंगे बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही मतलब हाई प्राइस में बिकता है, उस फोटोग्राफ्स के वैल्यू होते हैं। तो क्यों होते हैं? इस तरीके के फोटोग्राफ्स को आप अगर एनालाइज करेंगे तो उसमें आपको बहुत डेप्थ नजर आएगा। वैसे एक फोटो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दी अफगान गर्ल करके एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो उस फोटो को आप अगर स्टडी करोगे ना, वो फोटो बहुत कुछ कहता है। अगर आप उस फोटोग्राफ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो काफ़ी सारे यूट्यूब से वीडियोस अवेलेबल है और गूगल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो फोटो क्यों इतना प्रीशियस है, वो क्यों इतना वैल्यूएबल है, आप स्टडी कर सकते हो। तो बेसिकली हमको समझना ये है कि सिर्फ टेक्निक जो है वो आर्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टेक्निक्स को आपको इग्नोर करना है। टेक्निकली आपको परफेक्ट तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली परफेक्ट होने के बाद जो है एक्चुअल आर्ट वहाँ पे क्रिएट होता है। इसी को हम लोग आगे और भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे एक पॉइंट है कि टेक्निक्स में जब आप मास्टरी हो जाते हो तो वो एक लेवल पे अनकॉन्शियस हो जाता है। आपको ग्रामर बार बार आर्ट क्रिएट करने टाइम ग्रामर बार बार आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, वो अनकॉन्शियस लेवल में वर्क करता है। आपको एक्सप्रेस करने में ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे हर आर्ट फॉर्म एक तरीके से एक्सप्रेशन ही है, अपने आप को आप एक्सप्रेस कर रहे हो। चाहे म्यूजिशियन हो तो अपना कोई फीलिंग है, रोमांटिक फीलिंग है या सैड फीलिंग है, वो उसको म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। वैसे ही फोटोग्राफी हो गया, आर्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया। तो जैसे एक म्यूजिशियन एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, तो उस एक्सप्रेस करने के दौरान टेक्निक्स बार बार आपके माइंड में नहीं आना चाहिए और आप फुली फ्रीडम के साथ आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, तभी रियल आर्ट जनरेट होता है। अगर आप टेक्निकली अगर स्ट्रांग नहीं बनते हैं, अगर विदाउट टेक्निक आप अगर आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तब क्या दिक्कत होता है कि एक आर्ट के थ्रू कोई चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए, कोई चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए आपको, क्योंकि आर्ट एक तरीके का ग्रामर है, हर आर्ट का अपना अपना ग्रामर है। जैसे आप कोई लैंग्वेज में बात करने के लिए बहुत सारे वोकेबलरीज, ग्रामर का यूज़ करते हो, तभी तो आप एक लैंग्वेज के थ्रू कोई चीज़ कम्युनिकेट कर पाते हो। वैसे ही आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट आपको करना है, आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, तो उस आर्ट का जो टेक्निक्स है वो उसका ग्रामर है। उसको बिना जाने आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो वो कंप्लीटली सही तरीके से नहीं कर पाओगे। मतलब आपके पास टूल्स नहीं रहेगा तब, अगर जब आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं रहोगे, टेक्निकली आपको नॉलेज नहीं रहेगा, तो आपके पास टूल्स नहीं रहेगा कम्युनिकेट कर पाने का। तो उस स्टेट में अगर आप बिना टेक्निक्स को माइंड में लाए भी अगर कुछ क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, तो क्या आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल नहीं है किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस किया जा सके। तो इसलिए टेक्निक्स भी ज़रूरी है। उसके बाद उस टेक्निक्स को भूल के यानी अनकॉन्शियस में रह के एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है। जो आप उस आर्ट फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस करना चाह रहे हो उस पर फोकस करना है। टेक्निक्स जो है वो सबकॉन्शियस में रहेगा, वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। जैसे एक बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो कोई भी फोटो क्लिक करते हुए बार बार वो ये नहीं देखेगा कि लेडी लाइन में है या रूल ऑफ थर्ड में आ रहा है या लाइटिंग परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। वो अपने आप में इतना मास्टर बन चुका है उसमें कि वो चीज़ अपने आप हो जाएगा। उसका मेन फोकस एक्सप्रेस करने में रहेगा। वो जो चीज़ कैप्चर करना चाहता है उसको करेगा, बाकी चीज़ें सबकॉन्शियसली काम करता रहेगा और वो चीज़ें अपने आप अपने आप सेट हो जाएगा, अपने आप ग्रामर में कभी गड़बड़ी नहीं होगा। और इसी स्टेट में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितना भी थ्योरीज निकलता है, चाहे फिल्म मेकिंग को लेके, चाहे कोई आर्ट को लेके, म्यूजिक लेके, नए नए थ्योरीज और नए नए टेक्निक्स तो डेवलप होते हैं, इसी स्टेट में डेवलप होता है। जो टेक्निक्स को भूल के सिर्फ एक्सप्रेशन में ध्यान दे,
तो कुछ चीज़ें ऐसे आती हैं कि इस तरीके से हमको कम्युनिकेट करना है, लेकिन वो चीज़ एग्जैक्टली कैसे कम्युनिकेट करना है, पहले उस तरीके का कोई भी टेक्निक्स डेवलप नहीं हुआ था। तो उसी स्टेट में आर्टिस्ट क्या है, सिर्फ एक्सप्रेशन में इतना ज़्यादा वो घुसा रहता है, तो अपने आप उस स्टेट में जो है नया एक तरीके का टेक्निक्स डेवलप हो जाता है, नया ग्रामर डेवलप होता है। तो उसी स्टेट में जो है नया टेक्निक्स और ग्रामर डेवलप हो जाता है, फिर बाद में वो उसी आर्ट फॉर्म का ग्रामर का हिस्सा बन जाता है। अगर आप सिर्फ टेक्निक्स को दिमाग में रख के क्रिएट करोगे ना, तो प्योर आर्ट उससे जनरेट नहीं हो पाएगा। ओशो एक जेन एग्जाम्पल देते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए, जिसमें वो बोलते हैं कि इन द जेन दे से इफ़ यू वांट टू बी ए पेंटर फॉर 12 years learn how to paint and then for 12 years forget all about the painting, just completely forget, it has nothing to do with you. For 12 years meditate, chop wood, carry water from the well, do anything but not painting. 12 years learning painting, 12 years forgetting painting, then real painting begins. यानी ये एग्जाम्पल ऐसा है, आपको एक अच्छा लेवल का पेंटर बनना है तो आप 12 साल लगाओ उस पेंटिंग्स के टेक्निक्स और ग्रामर्स और वो पेंटिंग कैसे बनता है उसका ईच एंड एवरी टूल एंड टेक्निक सीखने में आप 12 साल लगाओ, सिर्फ स्किल डेवलप करने में, पेंटिंग से रिलेटेड जितना भी स्किल है उसको समझने के लिए 12 साल लगाओ। फिर 12 साल लगाओ वो जो जितना भी स्किल आप सीखे हो उसको भूलने के लिए। अब नेक्स्ट 12 साल जो है पेंटिंग के अलावा बाकी सब चीज़ें करो। अगर आपको म्यूज़िक बजाना है म्यूज़िक बजा सकते हो, कुछ पढ़ना है, टीचिंग करना है या घूमना है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पेंटिंग नहीं करना है नेक्स्ट 12 साल। फिर उसके बाद जो है आपको पेंटिंग करना शुरू करना है और तब जो है एक्चुअल पेंटिंग शुरू होता है। ये उनका एग्जाम्पल था। तो ये यानी कि घुमा फिरा के वही बात हो रही है कि आप टेक्निक्स को सीखो, इन डेप्थ सीखो, जितने सारे थ्योरीज हैं दुनिया में, आप जिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से बिलोंग करते हो वो सब लर्न करो। फिर उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाना टेक्निक्स पे, फिर एक्सप्रेस करने में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद ही एक्चुअल जो आर्ट है वो जनरेट हो पाएगा। बोलते हैं ना कि कुछ यूनिक जनरेट करना है जो पहले कभी जनरेट नहीं हुआ है, तो वो एक्चुअल जो यूनिक है और एक्चुअल जो क्रिएटिविटी है इस लेवल पे अगर आप वर्क करोगे तभी जनरेट हो पाएगा। टेक्निक मस्ट बिकम द बॉडी बट नॉट मेंटल बर्डन। जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है और मेंटल बॉडी है, तो मेंटल बॉडी में क्या है, हम लोग थॉट जनरेट करते हैं, पहले सोचते हैं क्या करना है, फिर उसके बाद आता है फिजिकल बॉडी जिसका इस्तेमाल करके वो थॉट को हम लोग एक्शन में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आता है मेंटल बॉडी, उसके बाद फिजिकल बॉडी आता है। फिजिकल बॉडी एक टूल की तरह काम करता है मेंटल बॉडी में जो थॉट जनरेट हुआ है उसका। तो वैसे ही टेक्निक्स जो है वो फिजिकल बॉडी के लेवल पे वर्क करना चाहिए, मेंटल बॉडी पे उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं एक ही पॉइंट समझाया हूँ, लेकिन इतना टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर आखिरी तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि ये जो इतना जो डीप कॉन्सेप्ट है इसको सिर्फ पॉइंट वाइज बता के छोड़ दूँ। मैं आपको उस चीज़ का क्लैरिटी के साथ समझा के इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एंडिंग तक आप इस वीडियो को देखिए। तो सेकंड पॉइंट इसका ये है, व्हाई ट्रेनिंग समटाइम्स ब्लॉक्स क्रिएटिविटी। ओवर प्रैक्टिस कैन मेक आर्ट मैकेनिकल, रिपीटेशन विदाउट अवेयरनेस किल स्पॉन्टेनिटी, टेक ए ब्रेक फ्रॉम द डिसिप्लिन, लेट लर्निंग डाइजेस्ट इनसाइड यू। तो बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे वही बात हो रहा है कि सिर्फ टेक्निक स्टडी करके उस टेक्निक्स को ओवर प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो एक मैकेनिकल बन जाएगा, वहाँ पे रियल आर्ट जनरेट नहीं हो पाएगा, वो एक टेक्निक बन के रह जाएगा। इसलिए आप एक लॉन्ग टाइम स्पेंड किए हो टेक्निक्स को स्टडी करने के लिए, तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, फिर उसके बाद आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट है, क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम इनोवेशन
एंड मिक्सिंग डिसिप्लिन्स। यानी ओशो का कहना है कि अगर आप एक फिल्म मेकर हैं तो आपको बाकी जो आर्ट फॉर्म्स हैं या बाकी डिसिप्लिन्स हैं उसमें भी इंटरेस्ट है तो उसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो साइंस में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, या हिस्ट्री पढ़ना इंटरेस्ट लगता है तो उसमें भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब ये क्यों है, अभी आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। जैसे ए मैथमेटिशियन इन म्यूजिक ब्रिंग्स न्यू स्ट्रक्चर्स, ए डांसर इन म्यूजिक ब्रिंग्स रिदम अवेयरनेस, ए म्यूजिशियन इन फिजिक्स इमेजिन्स हारमोनी इन द यूनिवर्स। यानी इसको ऐसे समझो एग्जाम्पल के साथ कि जैसे एक फिल्म मेकर है, अब उसको सिर्फ फिल्म मेकिंग पता है, लेकिन अगर मान के चलो वो साइंस में भी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसमें वो एक्सप्लोर किया और स्टडी किया, तो वो साइंस में भी उसको अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो ऐसा चीज़ क्रिएट कर पाएगा जो साइंस और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हो। एक एग्जांपल और है जिसमें एक मैथमेटिशियन है, अगर वो एक्चुअल में मैथमेटिशियन है लेकिन उसको म्यूज़िक में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो वो कुछ ऐसा म्यूज़िक क्रिएट कर सकता है जो मैथ के जो एक्यूरेट कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स का जो एलिमेंट्स है, वो सब का नॉलेज के साथ जब म्यूज़िक जुड़ जाएगा तो कुछ ऐसा क्रिएट होगा, मतलब कुछ यूनिक क्रिएट हो सकता है। अगर एक डांसर है तो डांसर के लिए बीट्स का बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, रिदम का बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। तो एक डांसर अगर म्यूज़िक क्रिएट करना शुरू करेगा तो उसका म्यूज़िक जो है वो कुछ अलग लेवल का या उसका म्यूज़िक में कुछ बहुत यूनिकनेस हमको देखने को मिल सकता है। मतलब इसी टाइप के कंडीशन में क्रिएटिविटी जनरेट होता है। क्रिएटिविटी मतलब क्या है कि तुम जो क्रिएट कर रहे हो ना वो दुनिया में पहले कभी क्रिएट नहीं हुआ है, कंप्लीट यूनिक। तो आप सिर्फ फिल्म मेकिंग पढ़ते 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 मतलब क्या जनरेट क्या करोगे। जैसे काफ़ी सारे जो म्यूजिशियंस हैं, कुछ म्यूजिशियंस नेचर से रिलेटेड म्यूजिक बनाते हैं, कुछ म्यूजिशियन जो है सोशल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ बहुत लेवल का म्यूजिक बनाते हैं, और जो इनिशियल लेवल का जो बहुत लो लेवल का शुरुआती जो म्यूजिशियंस हैं वो लोग सिर्फ रोमांटिक और लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब म्यूजिक हम लोग बेस लेवल पे ज़्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि एवरेज जो आर्टिस्ट हैं वो उतना लेवल पे अवेयर नहीं है। लेकिन एक बार जब आर्टिस्ट हाई लेवल के अवेयरनेस तक पहुंचता है तो उसके आर्ट में जो है ना बहुत सारी डेप्थ निकल के आती है। तो ये पॉइंट यही बोलता है कि आप अगर किसी भी आर्ट फॉर्म के आर्टिस्ट हो तो आपको दूसरी जो डिसिप्लिन्स हैं, आर्ट्स हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। उसके जरिए क्या है आपके क्रिएटिविटी में बहुत यूनिकनेस आएगी, बहुत चेंजेस आएगी। फिर नंबर 4 है मूविंग बिटवीन डिसिप्लिन्स। ये वही प्रीवियस पॉइंट जो था, व्हेन यू फील ट्रैप्ड इन वन आर्ट फॉर्म मूव इनटू अनदर टेम्पररीली, रिटर्न लेटर विथ फ्रेशनेस, दिस रीसेट्स क्रिएटिविटी। यानी बहुत बार ऐसा होता है एक ही चीज़ क्रिएट करते करते, एक ही चीज़ में काम करते करते हम लोग स्टक हो जाते हैं। तो उस स्टेज में क्या है दूसरे चीज़ को भी आपको एक्सप्लोर करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और फिर कुछ टाइम बाद आप रिटर्न हो सकते हैं आपके जो ओरिजिनल आर्ट फॉर्म है उसके साथ। तो इससे क्या है ना क्रिएटिविटी बढ़ती है। जैसे फिल्म मेकर्स में एग्जांपल आपको दूं तो आंद्रे तार्कोव्स्की के बारे में आप सुने होंगे। वो एक बहुत ग्रेट फिल्म मेकर थे रशिया के। उन्हें पेंटिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, तो उनके फिल्म्स आप देखोगे तो आपको हर फ्रेम में एक पेंटिंग फील होगा। वैसे ही अकीरा कुरोसावा जापानीज फिल्म मेकर थे, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब पेंटिंग और आर्ट में उनका इंटरेस्ट था और उसको वो एक्सप्लोर करते थे। अकीरा कुरोसावा के जो स्टोरी बोर्ड्स है फिल्म का, तो वो भी देखोगे तो आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। वो अपने आप में एक अलग आर्ट फॉर्म फील होगा। तो उनके फिल्म्स भी आप स्टडी करोगे देखोगे तो हर फ्रेम एक पेंटिंग टाइप का आपको फील होगा। तो वैसे ही सत्यजीत रे जो थे इंडिया के फिल्म मेकर, आप लोगों को पता ही होगा, वो भी एक्चुअल में डिजाइन से रिलेटेड उनका वर्क था। वो पहले एक इलस्ट्रेटर थे, तो वो चीज़ उनके फिल्म्स में दिखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एक आर्ट फॉर्म में जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें तो काम कर ही रहे हो, लेकिन बाकी जो आर्ट फॉर्म है या बाकी जो साइंस में भी आपको इंटरेस्ट है या बाकी कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको भी आपको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। एक चीज़ में स्टक होके नहीं रहना है। नंबर 5 है क्रिएटिविटी वर्सेस फेम। ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल पॉइंट है। मतलब जितना भी अभी पॉइंट्स के बारे में बात हुआ, ये वाला पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो आर्टिस्ट है उसको बहुत गहराई से समझना
ज़रूरी है। इसी पॉइंट को अच्छे से समझते नहीं है, इसलिए काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो है वो कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। इफ़ यू वांट फेम, परफेक्ट टेक्निक। इफ़ यू वांट क्रिएटिविटी, एक्सेप्ट रिजेक्शन। यानी आर्टिस्ट का फेम के साथ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब लिंक है, क्योंकि मैक्सिमम जो आर्टिस्ट हैं आप अगर पूछोगे तो सभी को फेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सभी को एक लेवल पे अवार्ड विनिंग बनना है और नेशनल लेवल पे पहुंचना है, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना है, नाम कमाना है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है, फ़ैन बनाना है अपना। तो ये सब चीज़ में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जितने भी आर्टिस्ट हैं। तो मतलब ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई नेगेटिव मैं नहीं बोल, नेगेटिव की तरह नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है ना कि आपको अगर फेम चाहिए, आपको अगर सिर्फ फेम चाहिए तो आपको जो टेक्निक्स है उसको परफेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी आर्ट का टेक्निक्स में आप परफेक्ट बन गए तो आप फेम कमा सकते हैं। कैसे, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, दूसरा पॉइंट है, अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जो दुनिया में पहले कभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में अगर आपको क्रिएटिविटी करना है, एक्चुअल में आपको कुछ क्रिएट करना है, तो आपको रिजेक्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फेम को किनारे करना पड़ेगा, फेम को बाजू में रखना पड़ेगा। क्यों, इस पर भी बात कर रहे हैं। सोसाइटी अंडरस्टैंड्स द पास्ट, क्रिएटिविटी ब्रिंग्स समथिंग न्यू, न्यू थिंग्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी सोसाइटी जो है, समाज जो है, जो लोग हैं जिसको हम ऑडियंस बोलते हैं, वो जो है फेमिलियर कॉन्सेप्ट के साथ ज़्यादा रिलेट करता है। जैसे फिल्म की बात करें, अब क्रिस्टोफर नॉलन का फिल्म्स है, वो एक तरीके का एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ साइंस फिक्शन फिल्म बनाता है। तो उस तरीके के फिल्म के साथ ऑडियंस फेमिलियर है, उसको मज़ा आता है वो देखने में। तो क्या है, एग्जैक्ट उसी टाइप का फिल्म अगर कोई और बना दे, या कोई और तरीके का फिल्म्स जो ऑडियंस के बीच में पॉपुलर है, उसी तरीके का फिल्म्स आप रिपीट करके बनाओगे तो ऑडियंस को वो मज़ा आएगा देखने में, और ऑडियंस को मज़ा आया तो आपका फेम बढ़ेगा और फिल्म का बहुत अच्छा खासा कमाई होगा और फेम में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन क्रिएटिविटी, एक्चुअल क्रिएटिविटी जो है, एक्चुअल क्रिएटिविटी उसमें नहीं रहेगा। कैसे? क्योंकि उसमें आप कुछ यूनिक लेके नहीं आ रहे हो। जो चीज़ पहले से चल रहा है उस पर हल्का फुल्का छेड़खानी करके आप उसको ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऑडियंस उससे फेमिलियर है, इसलिए वो उस चीज़ को पसंद कर रहा है। अब क्रिएटिविटी, एक्चुअल क्रिएटिविटी क्या है? जो चीज़ दुनिया में पहले से मौजूद नहीं है, आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो जो कंप्लीट यूनिक है, कंप्लीट न्यू है। उस स्टेज में क्या होता है, ऑडियंस को हमेशा फेमिलियर चीज़ में इंटरेस्ट है। वो जिस चीज़ के साथ रिलेट कर पाता है वो उसको अच्छा लगेगा। तो अगर आप कुछ नया चीज़ क्रिएट कर दिए जो पहले से मौजूद नहीं है, तो ऑडियंस उसको समझ नहीं पाएगी। ऑडियंस को अगर समझ में नहीं आया तो आपको फेम मिलना इम्पॉसिबल है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ओशो विंसेंट वैन गो का एग्जाम्पल देते हैं। विंसेंट वैन गो एक बहुत बड़े पेंटर थे, आप लोगों को पता होगा। उनके जो लाइफ टाइम में वो जितने भी पेंटिंग्स क्रिएट किए हैं, जितने भी ग्रेट पेंटिंग्स क्रिएट किए हैं, वो एक भी बिक नहीं पाई थी। इवन ये कहा जाता है कि वो जो है उनके पेंटिंग्स को अपने कुछ दोस्तों को वो मतलब पेंटिंग प्रोवाइड करते थे फ्री में, कि आप एटलीस्ट अपने घर में इसको टांग के रखो तो उनको अच्छा लगेगा। तो इस लेवल का स्टेट था उनका। वो उनके लाइफ टाइम में जितने भी वो पेंटिंग्स बनाए हैं वो एक भी सेल नहीं हुई और कहीं पे कुछ रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था उनके लाइफ टाइम के दौरान। लेकिन उनका जब डेथ हुआ उसके बाद आज के टाइम पे जीनियस पेंटर में से उनका नाम आता है और उनके पेंटिंग्स जो है मतलब मिलियंस बिलियंस डॉलर में भी सेल होता है। तो ये एग्जांपल रखने का ये मतलब था कि क्रिएटिव पीपल जो होते हैं वो अपने टाइम के बहुत अहेड होते हैं। तो जो एवरेज पीपल हैं, जो एवरेज ऑडियंस है, वो एक्चुअल जो क्रिएटिविटी होता है उसको समझ नहीं पाता। तो इस कारण अगर आपको क्रिएटिविटी करना है, आप पागल हो कि मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो पहले कभी क्रिएट नहीं हुआ है, इस तरीके का अगर आपका सोच है, तो फेम को आपको किनार में रखना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि मतलब कुछ क्रिएट हो गया और ऑडियंस को पसंद भी आया और फेम भी आ सकता है, क्रिएटिविटी भी आ सकता है एक साथ। लेकिन ओशो के अकॉर्डिंग
ये चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्रिएटिविटी, एक्चुअल क्रिएटिविटी जो है वो समथिंग न्यू लेके आता है जो दुनिया में कभी मौजूद नहीं था। और ऑडियंस का साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी स्टडी करोगे, सोशियोलॉजी स्टडी करोगे, तो ऑडियंस हमेशा इतना ज़्यादा घुस के कभी नहीं समझ पाएगा वो नया चीज़ को ऑडियंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट है कि आपको क्रिएटिविटी चाहिए, एक्चुअल क्रिएटिविटी चाहिए, तो फेम को साइड में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई क्रिटिक्स ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड द आर्ट। तो यहाँ पे ओशो जो है क्रिटिक्स को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जो कुछ क्रिएट नहीं कर सकता वो एक प्योर आर्ट के बारे में कैसे मतलब क्रिटिसाइज कर सकता है। इसलिए अगर आप एक्चुअल में ट्रू आर्ट हो तो आपको क्रिटिक्स पे उतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर दूसरा अच्छा आर्टिस्ट कुछ आपके आर्ट फॉर्म के बारे में बोल रहा है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन जो क्रिटिक्स है जो खुद आर्टिस्ट नहीं है तो वो कुछ आपके आर्ट के बारे में बता नहीं सकता ढंग का। वो बेसिकली अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक आम ऑडियंस अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा है आपके आर्ट के बारे में। उससे ज़्यादा एक क्रिटिक्स का उसमें उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो कोई भी क्रिटिक्स का कही हुई बातें आपके आर्ट का वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके आर्ट के वैल्यू को डिफाइन करते हैं? उसमें से ये है कि इनर एक्सपीरियंस, पीस, सेटिस्फैक्शन ऑफ द आर्टिस्ट। यानी आर्ट क्रिएट करते वक्त या करने के बाद आप एक इंटरनल लेवल पे एक अलग ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फील किए। दूसरा पॉइंट है आप आर्ट को क्रिएट करते वक्त पीस फील किए, अपने आप को अपलिफ्ट फील कर रहे हो। तो ये सब पॉइंट्स ज़्यादा मैटर करता है। एक आर्टिस्ट का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, आप एक आर्ट क्रिएट करके अंदर से मतलब डीपली सेटिस्फाई हो, तो वही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एक्चुअल क्रिएटर बनना है, एक्चुअल क्रिएटिविटी करना है, एक्चुअल क्रिएटिविटी को एक्सपीरियंस करना है, तो आप इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन चीज़ों के अलावा बाकी कोई चीज़ आप उसमें फैक्टर नहीं बनना चाहिए। यानी कोई क्रिटिक्स का कही हुई बात है उसमें नहीं मैटर करता, कोई ऑडियंस आपको बोल दे कि अच्छा नहीं है वो मैटर नहीं करता, या आपका कुछ बनाए वो बिका नहीं बिका, कोई फिल्म बनाए वो चली नहीं चली, कोई भी चीज़ इसमें मैटर नहीं करता। तीन चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सबसे नंबर 1 पॉइंट है आपका इनर एक्सपीरियंस। आप वो आर्ट क्रिएट करने के दौरान आप अपने अंदर कुछ ग्रोथ फील किए, कुछ इनर पीस फील किए। और दूसरा चीज़ जो है आपका सेटिस्फैक्शन, आप आर्ट क्रिएट करने के बाद आप सेटिस्फाई हो अपने आप से, यही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा नॉलेज ये कहता है कि इस स्टेट में रह के अगर आप आर्ट क्रिएट करोगे ना तो वो आर्ट कभी भी बेकार नहीं होता है। आप अगर टेक्निकली मास्टर हो और स्किलफुल हो पूरा, और फिर इस स्टेट में रह के कोई भी आर्ट आप क्रिएट कर रहे हो, चाहे म्यूजिक कर रहे हो, फिल्म क्रिएट कर रहे हो, चाहे फोटोग्राफी क्रिएट कर रहे हो, इस स्टेट में रहकर आप अगर किसी भी आर्ट को क्रिएट कर रहे हो, वो कभी भी मतलब लो लेवल का हो ही नहीं सकता। और वो ऑडियंस को पसंद आएगी ही आएगी, और बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं, क्रिटिक्स हैं, सबको पसंद आने वाली है, क्योंकि आप हार्टफुली उसको क्रिएट कर रहे हो, बिना किसी लिमिटेशन, बिना किसी बाउंडेशन के साथ। आपके दिमाग में कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई ये कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, ये चीज़ हिट होगा फ्लॉप होगा, या इसके लिए ये वो क्या बोलेगा, है ना। कोई भी फैक्टर आपके दिमाग में अगर नहीं है आर्ट क्रिएट करने के दौरान, उस कंप्लीट फ्रीडम स्टेट के साथ अगर आप आर्ट क्रिएट करते हो तो वो आर्ट कभी भी लो लेवल का हो ही नहीं सकता, ये तय है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जल्दी। व्हाट ट्रू आर्ट इज। एक ट्रू आर्ट क्या होता है? समथिंग दैट ब्रिंग्स साइलेंस, समथिंग दैट ब्रिंग्स जॉय, समथिंग दैट डिसॉल्व्स ईगो, समथिंग दैट फील्स मेडिटेटिव, समथिंग दैट कनेक्ट्स यू टू एग्जिस्टेंस और द गॉड। यानी वो ट्रू आर्ट है जो आर्ट क्रिएट करने दौरान आप एक पीस, एक साइलेंस फील किए हो, एक साइलेंस को समझ पाए, जो आर्ट आपके लाइफ में जॉय लाए। जॉय यानी अनलिमिटेड हैप्पीनेस, उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो, जॉय फील कर रहे हो। समथिंग दैट डिसॉल्व्स ईगो, वो आर्ट क्रिएट करने के दौरान या क्रिएट करने के बाद आपके अंदर ये नहीं उठना चाहिए कि मेरा आर्ट सबसे अच्छा है, इसका लो है,
ये ऊपर है मैं नीचे हूँ, या मैं ऊपर हूँ ये नीचे है, ये अच्छा है वो बुरा है, इस टाइप के चीज़ें नहीं आना चाहिए जो आपके ईगो को डिसॉल्व कर दे। आप बस क्रिएट कर रहे हो और उस एक्सपीरियंस में ही आपको जॉयफुल महसूस हो रहा है, उसमें ईगो नहीं आना चाहिए। तो वो ट्रू आर्ट का एक एग्जाम्पल है। समथिंग फील्स मेडिटेटिव, आप अगर उस स्टेट में रह के आर्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो एक लेवल का मेडिटेशन ही है। जो मेडिटेशंस मतलब अगर हायर लेवल की बात करें ना, तो मतलब जितने भी हाई फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, जो बहुत साधु सन्यासी संत और स्पिरिचुअल गुरुस जिस लेवल के मेडिटेशन करते हैं और जिसके बारे में बात करते हैं, तो आप अगर विदाउट बाउंडेशन आप इस लेवल इस स्टेट में रह के आर्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो उसी लेवल का मेडिटेशन है। फिर समथिंग दैट कनेक्ट्स यू टू एग्जिस्टेंस और गॉड, जब आप इस स्टेट में रह के आर्ट क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत आप ग्रोथ करोगे। यानी आप अगर किसी गॉड को मानते हो तो उस गॉड को और करीब से समझ पाओगे, या अगर गॉड को मानते भी नहीं हो, यूनिवर्सल जो एनर्जी है उसको मानते हो, तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा डीपली समझ पाओगे। मतलब हाई लेवल का आर्ट जो है आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जाओगे। मतलब हाई लेवल के स्पिरिचुअल, आजकल वो स्पिरिचुअल वर्ड भी इतना कॉमन हो गया है कि सब लोग मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है इस पे अलग से डिस्कशन हो सकती है। मैं कभी एक टॉपिक एक वीडियो पे बात करूंगा। फिर नंबर 8 पॉइंट में आता है आर्ट, आर्ट एज मेडिटेशन। आर्ट इज नॉट एंटरटेनमेंट अलोन। इस केस में हम लोग इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि आर्ट एंटरटेनमेंट है। आर्ट एंटरटेनमेंट है, लेकिन आर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, है ना। और एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन भी बहुत वाइड है। आप सिर्फ उसी चीज़ को एंटरटेनमेंट नहीं कह सकते हो जो मास लेवल पे चलती है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म बनती है, उसी चीज़ को एंटरटेनमेंट नहीं बोल सकते। उसका एक ब्रॉड डेफिनेशन है ना। बुक्स पढ़ना भी एंटरटेनमेंट है, जो डीप लेवल के फिल्म्स हैं जो चलती नहीं है, भले ब्लॉकबस्टर नहीं होते, वो भी एंटरटेनमेंट है। तो एंटरटेनमेंट का भी एक ब्रॉड डेफिनेशन है, सिर्फ वहाँ तक लिमिट नहीं है जो मासेस में चलती है, ठीक है। तो आर्ट इज नॉट एंटरटेनमेंट अलोन। आर्ट कैन बी प्रेयर, मेडिटेशन, ए पाथ टू ट्रांसेंडेंस। यानी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अंदर से, आप ग्रो कर रहे हो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअल लेवल पे, है ना। तो वो आर्ट है, सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है आर्ट। तो इसमें ये एक लाइन बहुत अच्छे उसको बोलते हैं कि द आर्टिस्ट, आर्ट क्रिएट करने के दौरान जो है, द आर्टिस्ट डिसअपियर्स, ओनली द एक्ट रिमेन्स। मतलब ये एक हायर स्पिरिचुअल लेवल का बात है कि आप आर्ट क्रिएट करते करते आप इतना खो जाते हो कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैं कौन हूँ, स्पिरिचुअली में बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं को हटाना पड़ेगा, हम वही यूनिवर्सल एनर्जी का हिस्सा है। तो तुम एक इंडिविजुअल में उसमें नहीं आते हो, तुम उसी यूनिवर्सल एनर्जी का, उसी गॉड का हिस्सा हो। तो ये इस स्टेट पे बात हो रही है कि वो वही ट्रू आर्ट है जो वो आर्ट क्रिएट करते वक्त आर्टिस्ट डिसअपियर हो जाता है। मतलब इवन ये भी नहीं आता है कि मैं इस आर्ट को क्रिएट किया हूँ, बस वो आर्ट रह जाता है। तो इस लेवल की बात हो रही है। द रियल क्राइटेरियन ऑफ आर्ट, नॉट अवार्ड्स, क्रिटिक्स, फेम, पॉपुलरिटी, बट इनर जॉय, फुलफिलमेंट, साइलेंस, एब्जॉर्प्शन। यानी वही पॉइंट से बात हो रही है कि रियल आर्ट को कोई अवार्ड डिफाइन नहीं करता है, कोई क्रिटिक्स डिफाइन नहीं करता है, या तुम्हारा कितना फेम है वो डिफाइन नहीं करता है, या तुम्हारा कितना पॉपुलैरिटी है वो डिफाइन नहीं करता है। रियल आर्ट किस चीज़ से डिफाइन होता है? इनर जॉय। आप वो आर्ट क्रिएट करते वक्त आप अनलिमिटेड हैप्पीनेस के स्टेट में रहते हो। फुलफिलमेंट, है ना, आपका कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होता है वो आर्ट क्रिएशन के दौरान। फिर साइलेंस और एब्जॉर्प्शन, धीरे धीरे जो है आपको उस स्पिरिचुअल स्टेट तक पहुंचते हो। तो ये एक्चुअल आर्ट का एग्जाम्पल है, एक्चुअल क्रिएशन का एग्जाम्पल है। इफ द आर्टिस्ट फील ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एक्ट, दैट इज ऑथेंटिक आर्ट। तो बात यह है कि एक आर्ट को क्रिएट करते हुए आर्टिस्ट जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म फील करता है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। तो दैट इज ऑथेंटिक आर्ट। वही ऑथेंटिक आर्ट है, वही ट्रू आर्ट है। तो लास्ट पॉइंट में बस यही है कि जितना भी हम लोग डिस्कस किए
किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक आर्टिस्ट को, और एक आर्ट क्या होना चाहिए उसको समझने के लिए जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात किए, एक बार आपको रिवाइंड कर देता हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट है लर्न डिसिप्लिन, यानी आप जिस आर्ट फॉर्म में आना चाहते हो उसका जो ग्रामर्स है, उसका जो टेक्निक्स के, उसका जो स्किल्स है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। टाइम लिमिट कोई नहीं है, जितना टाइम आपको लगे, जितना साल आपको लगे, आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेज स्किल्स में परफेक्शन लाना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस टेक्निक्स। वही स्किल आप अगर सिर्फ पढ़ोगे और उस पर विचार करोगे तो वो चीज़ स्किल में तो डेवलप नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल भी काम करना पड़ेगा। तो जो स्किल आप सीखे हो उसको आप प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फर्दर टेक्निक। जब आप स्किल में मास्टरी हो गए तो ये वो स्टेट है जब आपके पास उतना नॉलेज है कि चुटकी से आप एक फिल्म ऐसा बना सकते हो जो कमर्शियली हिट भी हो जाए और वायरल भी हो जाए और बहुत पैसा भी कमाए। आप ऐसा म्यूज़िक बना सकते हो जो बहुत पॉपुलर हो जाए और बहुत पैसा कमाया जा सकता है। मतलब आप अगर कंप्लीट स्किलफुल हो तो ये स्टेज है। क्रिएटिविटी इसके ऊपर लेवल में आता है। तो जब आप टेक्निक्स में मास्टर हो जाओगे, इस लेवल पे अगर आप टेक्निक्स में मास्टर हो गए तो आपको वो टेक्निक्स को भूलना पड़ेगा। फॉरगेट दैट टेक्निक, एक्सप्लोर अदर फील्ड्स, यानी कि आप दूसरे जो चीज़ें हैं, दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं उसको आप एक्सप्लोर करिए। उसके बाद रिटर्न स्पॉन्टेनियसली, यानी बीच बीच में आप जिस आर्ट फॉर्म का टेक्निक्स में मास्टरी किए हो उसमें आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए बीच बीच, और कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहिए। जो भी क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट विदाउट ईगो, यानी जो भी क्रिएट कर रहे हो आपको उसी स्टेट में, विदाउट ईगो के स्टेट में रह के क्रिएट करना पड़ेगा। यानी आप उस आर्ट को क्रिएट करने के बाद मतलब कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए आप वो आर्ट को क्रिएट नहीं कर रहे हो, बस अपने अपने अंदर रह के एक जॉय, एक फुलफिलमेंट स्टेट में रह के वो आर्ट को क्रिएट कर रहे हो। यही स्टेट होता है क्रिएट विदाउट ईगो। फिर एक्सेप्ट रिजेक्शन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअल क्रिएटिविटी तक पहुंचना चाहते हो, रियल क्रिएटर बनना चाहते हो, तो रिजेक्शन को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या बोल रहा है। आखिरी पॉइंट है क्रिएट फॉर जॉय नॉट फॉर रिकॉग्निशन। जो भी क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर सेटिस्फाई फील करने के लिए, अपने आप अंदर अल्टीमेट हैप्पीनेस को फील करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए क्रिएट करो, ना कि किसी बाहरी रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्रिएट करो, कोई अवार्ड के लिए क्रिएट करो या कोई कहीं पे मतलब फेम के लिए क्रिएट करो। तो क्रिएट फॉर जॉय, क्रिएट फॉर अल्टीमेट हैप्पीनेस, नॉट फॉर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये था टोटल जो पॉइंट्स है जिसके बारे में आज हम लोगों ने बात की है। तो मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो को देखा है, आप लोग सिर्फ कमेंट में यस टाइप करके आप लिख लीजिए, ताकि मुझे जानना है कि कितने लोगों ने मेरा वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा। और इसके अलावा आपका ओपिनियन, आपका कोई ओपिनियन है इस टॉपिक को लेके जिस बारे में हम लोग बात किए आज, वो भी आप कमेंट के ज़रिए आप लिखिएगा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अगर हैं आप लोग, वो भी आप पुट करिए कमेंट में, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दूसरे किस टॉपिक्स पे आपको इंटरेस्ट है वीडियोस का, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।